प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 9 में अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन आदर्श गैस के दाब के सूत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने लिखा, अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं क्या होती है। गैसों का अणुगति सिद्धांत निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर क्या है, आधारित है। कैसे, कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं। पहला, गैस के सभी अणु एक जैसे दृढ़ पिंड, पूर्णतः प्रत्यास्थ तथा अति सूक्ष्म गोले होते हैं। जो गैसों के अणु हैं कैसे हैं, वो एक जैसे, एक गैस के अणु, अलग गैस के नहीं, अलग गैस के अलग साइज होगा। एक गैस के अणु क्या होते हैं, एक जैसे दृढ़ पूर्णतः प्रत्यास्थ तथा अति सूक्ष्म प्रकार के गोले होते हैं, जिनका अपना आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। एक अणु का आयतन गैस की, पूरी गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, उपेक्षणीय होता है। दूसरा पॉइंट, ये जो अणु हैं बर्तन के भीतर सभी संभव दिशाओं में निरंतर गति करते रहते हैं। सभी संभव दिशाओं में, ये नहीं कि एक ही दिशा में जा रहे, सभी संभव दिशाओं में निरंतर गति करते हैं। और गति करते हुए इसलिए बर्तन में अणुओं का वितरण क्या रहता है, एक समान रहता है। जब सभी दिशाओं में जा रहे हैं तो अणुओं का वितरण समान रहता है। तीसरा पॉइंट, साधारणतः अणुओं के बीच में कोई बल कार्य नहीं करता, साधारणतः, क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते। तो और गैस के अणु क्या करते हैं, एक सरल रेखा में गति करते हैं। इसलिए नियत चाल से किसमें गति करते हैं, एक सरल रेखा में गति करते हैं। जब अणु बहुत पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच में कैसा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो वो जो, जब ये एक अणु यहां पे, एक अणु यहां पे, एक दूसरे के पास है और उसने अपनी दिशा को बदल दिया, इसने अपनी दिशा को बदल दिया, इस घटना को टक्कर कहते हैं। वो एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन एक की प्रेजेंस में, एक की उपस्थिति में दूसरे ने अपने पथ को बदल दिया, इसे टक्कर कहते हैं। और ये टक्कर क्या होती है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है। और दो टक्करों के बीच की चली दूरी क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है, जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो दो टक्करों के बीच की चली दूरी क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। ये जो टक्करें होती हैं ये पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं, इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। हमने पढ़ा था टक्कर दो प्रकार की होती है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है उसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर में केवल संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो यहां पे प्रत्यास्थ टक्कर है, इसलिए गतिज ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। जो दो अणुओं के बीच में टक्कर में लगा समय, देखो दो अणु टकराए, इनकी टक्करों में जो समय लगा और आगे टक्कर के लिए जो समय लगेगा उसकी तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। दो अणुओं की टक्कर में लगा समय अणुओं द्वारा क्रमगत टक्करों के बीच चली गई दूरी में लगे समय की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। ये टक्कर में जो समय लगा, अब दूसरी टक्कर करने के लिए जो दो क्रमगत टक्कर लगी, एक यहां टक्कर लगी और दूसरी क्रमगत टक्कर के लिए जितनी दूरी चला, ज्यादा दूरी चलागा, तो जो समय लगा वो ज्यादा समय लगा या कम समय लगा। देखो अणु सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, अणुओं का द्रव्यमान नगण्य है, अणुओं का द्रव्यमान नगण्य है। सभी संभव दिशाओं में गति कर ले तो इसलिए इनका वेग अधिक होता है, क्योंकि द्रव्यमान नगण्य मानते हैं। इसलिए अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम बात करेंगे गैसों के अणुगति मॉडल की। अणु क्या होते हैं, अभी बताया, एक सूक्ष्म छोटे एक जैसे पूर्ण प्रत्यास्थ गोले होते हैं, जिनका आयतन गैस की आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। कैसे होता है, प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। ये अणु बर्तन के भीतर लगातार सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, सरल रेखा में। ये आपस में टकराते हैं और दीवार से भी टकराते हैं। किसकी, बर्तन की दीवार से।
जब बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो संवेग में परिवर्तन होता है। जितना संवेग अणु पे लगता है उतना संवेग दीवार में भी हस्तांतरित होता है, दीवार को भी हस्तांतरित होता है। न्यूटन के नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल। इसका मतलब बर्तन अणुओं की टक्कर से बर्तनों पे क्या लगता है? एक बल लगता है। और एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। उसी आदर्श गैस के दाब के सूत्र की हम क्या करने जा रहे हैं? निष्पत्ति करने जा रहे हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम आदर्श गैस के दाब का सूत्र, आदर्श गैस के दाब का सूत्र। इसमें सारी परिकल्पनाएं जो हमने ली हैं वो सारी लगेंगी। आदर्श गैस के, अरे यार साफ गीला रहे, आदर्श गैस के दाब का सूत्र, आदर्श गैस के दाब का सूत्र। हमने आदर्श गैस बताई थी जो बॉयल के, चार्ल्स के नियमों का पालन करती है, दाब के नियम को सभी परिस्थितियों में, दाब, ताप, साफ, आयतन की सभी परिस्थितियों में वो आदर्श गैस कहलाते हैं। हमने इस आदर्श गैस को एक घनाकार बर्तन में रखा। आदर्श गैस को किसमें रखा? एक घनाकार बर्तन में रखा, क्यूबिकल वेसल, राइट, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? एल। कितनी है? एल है। ये प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? एल। ठीक है। ये एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, यहां से एक अणु चला, इस अणु का द्रव्यमान, प्रत्येक गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है। ये x अक्ष में चला, कितने वेग से? vx1 वेग से। कितने वेग से? v वेग से। इस घनाकार बर्तन में कितने अणु हैं? n अणु हैं। ये इस दीवार से टकराया, ये अणु जो है इस दीवार से टकराया और टकराने के बाद इसका वेग कितना हो गया? -vx1। कितना हो गया? -vx1। हमने एक घनाकार बर्तन लिया, उसमें एक आदर्श गैस ली, उसमें आदर्श गैस के n अणु लिए। अणु सभी संभव दिशाओं में निरंतर गतिशील है। हमने जो वेग है, हमारा वेग है गैस का, वो घटकों में कैसे आ जाएगा? vx² प्लस vy² प्लस vz²। ये पहली समीकरण। अब ये अणु इस दीवार से, ए दीवार से ए डैश दीवार की ओर जा रहा है। ये अणु का वेग vx1 है, ये दीवार से टकराया, टकराने के बाद इसका वेग, दिशा बदल गई, दिशा विपरीत होगी। जब दिशा विपरीत होगी तो कैसा सदिश हो गया? ऋणात्मक सदिश। ठीक है। तो जो हमारा प्रारंभिक संवेग है, प्रारंभिक संवेग, वो कितना हो जाएगा? mvx1। P2 अंतिम संवेग -mvx1। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, डेल्टा P कितना हो जाएगा? P2 माइनस P1 माइनस mvx1
माइनस एम वी एक्स वन, तो कितना आ गया -2 MVX1। ठीक। अब ये जो अणु गया, इसने ए दीवार से ए डैश दीवार पे टकराया और टकरा के ए दीवार पे वापस आ गया। तो कुल समय अणु को ए दीवार से ए डैश दीवार पे गया, वापस ए दीवार पे आया, तो कुल समय कितना हो जाएगा? दूरी बटे वेग। कितनी दूरी चला? 2L। L दूरी गया और L दूरी वापस आया, दूरी की बात कर रहे हैं। और वेग कितना है? Vx1। अब हम संवेग परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T किसके बराबर जाएगी? संवेग मॉड वैल्यू ले रहे हैं, तो हम प्लस वैल्यू आ गई 2MVX1 अपॉन 2L बटे Vx1। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या आ गया आपका? MVX1 स्क्वायर अपॉन L। न्यूटन के द्वितीय नियम से, कौन से नियम से? न्यूटन के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से जो बल होगा ना, बल, वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो बल कितना हो गया? MVX स्क्वायर अपॉन L। दाब कितना हो जाएगा? Px1। हमने संवेग को स्मॉल p लिया था और दाब को कैपिटल P ले रहे हैं। दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। Px1 क्या हो जाएगा? Fx1 अपॉन L स्क्वायर। तो Px1 क्या आ गया? MVX1 स्क्वायर अपॉन L अपॉन L। ठीक है, तो Px1 हो गया MVX1 स्क्वायर अपॉन L की पावर 3। ये हमें क्या मिल गया? दाब। क्या मिल गया हमें? दाब। अब इसी प्रकार Px2 MVX2 स्क्वायर अपॉन L की पावर 3 डैश डैश करके Pxn कितना हो जाएगा? MVxn स्क्वायर अपॉन L की पावर 3। कुल दाब, x अक्ष पर कुल दाब में कुल दाब Px1 Px2 Px3 प्लस Pxn। तो दाब क्या हो जाएगा? m बटे L की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर Vxn स्क्वायर। तो हमने x अक्ष में दाब की क्या कर ली? गणना कर ली। इसी प्रकार y अक्ष में और z अक्ष में भी दाब लगेगा, क्योंकि गैस तो एक समान रूप से वितरित है। गैस कैसी है? एक समान रूप से वितरित है। तो इसी प्रकार हमारा कैसे दाब लगेगा? हमारा दाब x अक्ष में y अक्ष में भी लगेगा। क्योंकि जो गैस के अणु हैं सभी संभव दिशाओं में गति कर रहे हैं, और सभी संभव दिशाओं में गति करते हुए क्या कर रहे हैं? वो किससे टकरा रहे हैं? आपस में टकरा रहे हैं, बर्तन से टकरा रहे हैं। राइट। तो हम दाब की जो गणना करने जा रहे हैं, इसी प्रकार
वाई एक्स में, वाई एक्स में दाब कितना हो जाएगा, m बटे एल की पावर 3 वी वाई वन स्क्वायर वी वाई टू स्क्वायर प्लस वी वाई एन स्क्वायर जेड m बटे एल की पावर 3 वी जेड वन स्क्वायर वी जेड टू स्क्वायर, पी जेड ऐसे लिख लेंगे नहीं तो, प्लस वी जेड एन स्क्वायर। अब गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में गति कर रहे हैं तो दाब सभी दिशाओं में क्या होगा, एक समान होगा। ये समीकरण हमारी आ गई 2, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, तो गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में गति कर रहे हैं, इससे दाब सभी दिशाओं में समान होगा। तो Px इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी माना। तो Px प्लस पी वाई प्लस पी जेड, P प्लस P प्लस P, Px प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू 3P। तो P का मान कितना आ गया, 1/3 Px प्लस पी वाई प्लस पी जेड। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे किस चीज का, यहां पे मान रख देते हैं P 1/3 Px m/l की पावर 3 सब में कॉमन हो जाएगा, Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर Vxn स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर Vy2 स्क्वायर Vyn स्क्वायर प्लस Vz1 स्क्वायर Vz2 स्क्वायर प्लस Vzn स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, m/3v। हमारे पास जो आयतन है वो आयतन V इज इक्वल टू एल की पावर 3 है, जो घनाकार बर्तन का आयतन है वो V है। तो ये कितना हो गया, अब हम इस टर्म को में क्या करेंगे, Vx1 स्क्वायर Vy1 स्क्वायर, 1 वाली टर्म इकट्ठी लिख लेंगे, Vz1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर Vy2 स्क्वायर Vz2 स्क्वायर प्लस डैश 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 Vxn स्क्वायर Vyn स्क्वायर Vzn स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हमने n से गुणा कर दी और n से भाग कर दिया, ये हमें क्या मिला, V1 स्क्वायर, ये क्या मिला हमें, V2 स्क्वायर Vn स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। जहां V1 स्क्वायर कितना है, Vx1 स्क्वायर Vy1 स्क्वायर Vz1 स्क्वायर, और Vn स्क्वायर कितना है हमारे पास, Vxn स्क्वायर Vyn स्क्वायर प्लस Vzn स्क्वायर एंड सो। हमने यहाँ पे n से गुणा कर, n से अभी नहीं गुणा करें, n नेक्स्ट स्टेप में गुणा कर लेंगे, ठीक है, n से गुणा नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हम इसे साफ कर देते हैं। देखो हमारे पास सूत्र देखो, अब हम n से गुणा कर देंगे, n से भाग कर देंगे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस
वी एन स्क्वायर अपॉन एन, 1/3 एम एन अपॉन वी, ये हो जाएगा वी स्क्वायर एवरेज। माध्यमान ऐसे ही तो निकालते हैं। वी स्क्वायर क्या हमारा कौन सा मान है? माध्य वर्ग मान। माध्य वर्ग मान किसके बराबर हो जाएगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो ये हमें एक सूत्र मिल गया। हमारे पास गैस के n अणु हैं, तो गैस का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा? गैस का कुल द्रव्यमान m इज इक्वल टू m n इंटू m कर लो या m इंटू n कर लो। एक गैस का द्रव्यमान गुणा अणुओं की संख्या, तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास? P इज इक्वल टू 1/3 m बाय वी, वी स्क्वायर एवरेज। एक सूत्र हमारे पास ये आ गया। अब हम इसके नीचे वाले को इसको साफ कर देंगे। देखिए, एक सूत्र हमें ये मिल गया। नेक्स्ट सूत्र, इसे ए मान लें, इसे बी मान लेते हैं। अब इसे हम और रूप में लिख सकते हैं 1/3 द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व। एक सूत्र ये आ गया, जहां घनत्व किसके बराबर? रो द्रव्यमान बटे आयतन, ये सी। समीकरण बी से P का मान क्या है? 1/3 m बाय वी, वी स्क्वायर एवरेज 2/3 v, 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया, तो ये क्या हो गया? 2/3 v। ये क्या आ गई? गतिज ऊर्जा। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/3 एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा अपॉन v। तो इस तरह से हमने जो रिलेशन निकाले, बहुत सारे रिलेशन निकाले। हमने बताया जो आदर्श गैस का दाब होता है उसके एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। माध्य, ये माध्य गतिज ऊर्जा आएगी। कैसे आएगी? माध्य गतिज ऊर्जा। किसी आदर्श गैस का दाब उसके एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। बच्चों, यह सूत्र थोड़ा सा लंबा था, मेरे ख्याल से 11th में आपके सबसे बड़ा सूत्र की स्थापना यही आई है, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। वो आपके पेपर हाफ ईयरली या एनुअल के हिसाब से, सॉरी एनुअल के पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसी ना किसी रूप में आएगा ही आएगा, तो इसे बिल्कुल ध्यान से करना। बच्चों, अगर मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो मैं तो बार बार कहूंगा, मैं वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने साथियों के साथ। जितना शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो भी चलेगी बेटा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।